Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, faculty of physics, PPS Vani Center for Excellence. ओके सो नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर हमारे 12th के सिलेबस का वेव ऑप्टिक्स। पहला टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स में मॉडल्स ऑफ लाइट। बेसिकली हमें लाइट की वर्किंग कैसे होती है इसमें ये समझना है, और उसके लिए हमें लाइट का नेचर कैसा होता है वो पहले देखना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ लाइट के लिए यानी मॉडल्स ऑफ लाइट के लिए क्या क्या ट्रेडिशनल थियरीज हमें ऑलरेडी पता है, या जो दी हुई थियरीज़ हैं और ट्रेडिशनल थियरीज उनके बारे में बात करनी है। सो फर्स्ट थियरी एंड द इन मॉडर्न साइंस द ओल्डेस्ट थियरी इज कॉर्पस्कुलर थियरी या कॉर्पस्कुलर मॉडल। दिस मॉडल ट्रीट्स लाइट एज पार्टिकल्स बेसिकली, और इसको प्रोजेक्ट किया था एंड एडवाइस किया था डेस्क्रेट्स नाम के एक साइंटिस्ट ने और न्यूटन ने। सो इन 1637 डेस्क्रेट्स gave दिस मॉडल ऑफ लाइट, और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे उनको वर्बली बता दे रहा हूँ। उनमें से जो मेन पॉइंट्स हैं आपको अपने आप लिख लेना है। मैं बस यहाँ पे उनको डिटेक्ट कर रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अगर कोई भी ल्यूमिनस बॉडी है हमारे पास तो वो पार्टिकल्स एमिट करती है। इट एमिट्स अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, तो जो भी हमारे पास एक ल्यूमिनस सोर्स है वो हर डायरेक्शन में पार्टिकल्स इल्यूमिनेट कर रहा है इस मॉडल के हिसाब से। एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी टाइनी, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। एंड विद दिस मेथड, विद दिस मॉडल, वी कैन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. It explains working of reflection and refraction. और इसको फिर न्यूटन ने थोड़ा आगे और डेवलप किया था. न्यूटन फर्दर डेवलप दिस मॉडल एंड एक्सप्लेन्ड सेंसेशन ऑफ कलर्स एट द रेटिना ऑफ द आई एंड स्पेक्ट्रम फॉर्म ड्यू टू प्रिज्म. तो न्यूटन ने इस मॉडल को यूज़ करके रेटिना की वर्किंग समझाई थी कि कैसे ह्यूमन आई वर्क करती है, कैसे कलर्स को सेंस करती है, और प्रिज्म से डिस्पर्जन को भी इस फिनोमेना से समझाया था. This model also predicted that if the ray of light on refraction bends towards normal, then the speed of light would be greater in the second medium. This prediction, however, proved wrong. हमें रिफ्रैक्शन में ऑलरेडी पता है कि अगर लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है तो इसका मतलब वो डेंसर मीडियम में जा रही है, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है रेयर मीडियम के कंपैरिजन में. बट दिस मॉडल सजेस्टेड अदरवाइज, तो वो गलत प्रूव हो गया था. और इसके अलावा द लॉ एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन इस पर्टिकुलर फिनोमेना के अलावा कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा हो जानी चाहिए, इस फैक्ट के अलावा बाकी सब इसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में इस मॉडल ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है. बट हाउएवर दिस लॉ कुड नॉट सेटिस्फाइड द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन. इसने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया phenomena of interference, polarization and diffraction. ओके, तो इस मॉडल के ये मेन पॉइंट्स हैं. मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ. 1637 में डेस्क्रेट ने इस मॉडल को दिया था. उसमें इसने अज्यूम किया है डेस्क्रेट ने कि जो सोर्सेज होते हैं लाइट के, यानी ल्यूमिनस बॉडीज़ जो होती हैं वो हर तरफ पार्टिकल्स एमिट करती हैं. ये पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इनको यूज़ करके कोलिजन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन को के फिनोमेना को हम यूज़ करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. और न्यूटन ने बाद में इसको यूज़ करके ह्यूमन आई की वर्किंग, रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन समझाया था, डिस्पर्जन भी एक्सप्लेन किया था. बट इसके अलावा ये जो थियरी है, मॉडल है, वो इंटरफेरेंस को, पोलराइजेशन को, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती. ये इसका फेलियर है. एंड ऑल्सो इट सजेस्टेड दैट द स्पीड ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर इन डेंसर मीडियम. तो वो भी गलत फैक्ट है जो इस मॉडल ने हमें गलत दिया है. तो इसके ड्रॉबैक्स हैं. ओके, सेकेंड मॉडल इज़ वेव मॉडल. wave model of light.
So this model was suggested by Christian Huygens in 1678. 1678। और जब ये मॉडल आया था वेव मॉडल, तब कॉप्सक्यूलर थ्योरी जो थी लाइट के स्ट्रक्चर की, वो ज़्यादा पॉपुलर थी। और उसने काफ़ी, जैसे मैंने पहले बताया, रिफ्लेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। तो ये वेव मॉडल के पास काफ़ी चैलेंजेस थे उसको काउंटरेक्ट करने के लिए। फिर भी इस वेव मॉडल ने रिफ्लेक्शन के अलावा काफ़ी सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था। ऑन द बेसिस ऑफ वेव theory, Huygens satisfactorily explained the phenomena of reflection, refraction, total internal reflection। वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। द मॉडल एक्चुअली गॉट एक्सेप्टेंस व्हेन थॉमस यंग, एक साइंटिस्ट है थॉमस यंग, उन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 1801 में परफॉर्म किया था। तो एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जो आगे इसी चैप्टर में आएगा, मैं और डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा उस टॉपिक में। वो जब एक्सपेरिमेंट 1801 में थॉमस यंग ने किया था, तब ये वेव मॉडल की जो थियरी है उसको एक्सेप्टेंस मिली थी वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक फील्ड में। फॉलोइंग यंग्स एक्सपेरिमेंट्स, मैनी एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट इन्वॉल्विंग द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स। These experiments could only be satisfactorily explained by assuming a wave model of light। तो बाद में और जो एक्सपेरिमेंट्स हुए वहाँ पे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के जो फिनोमेना आए, उनका जो एक्सप्लेनेशन था वो कॉप्सक्यूलर मॉडल से नहीं आया, वो वेव मॉडल से ही एक्सप्लेन हो सकता था। तो ये थियरी वहाँ पे भी सक्सेसफुल रही। तो अराउंड मिडिल 19th सेंचुरी तक ये जो थियरी है उसको हमने बहुत वाइडली एक्सेप्ट कर लिया था। द ओनली फिनोमेना दैट वेव थियरी फेल्ड टू एक्सप्लेन एट दैट टाइम वॉज प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट वैक्यूम में क्यों ट्रेवल कर सकती है, बस इसको ये उस टाइम पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये मॉडल, बिकॉज अनटिल देन वी ओनली अज्यूम दैट जो भी वेव्स होती है सारी, उनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे साउंड, वाटर वेव्स एंड सारी चीज़ें, इन सारी वेव्स को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बट लाइट हमें पता है कि वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। तो ये फैक्ट ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बट देन केम मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी लाइट की। उन्होंने बताया कि जो लाइट है इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पल्सेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पल्सेस वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। हैंस लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम। तो वहाँ से ये जो प्रॉब्लम थी, ड्रॉबैक था, वो भी कवर हो गया। और जो हमने मैक्सवेल की थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में पर्टिकुलरली पढ़ी हुई है। वहाँ पर उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो पल्सेस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो वेव का मोशन होता है यानी स्पीड की डायरेक्शन होती है वो उन दोनों पल्सेस के भी परपेंडिकुलर होती है। और वहाँ से उन्होंने थियोरेटिकली स्पीड ऑफ लाइट का वैक्यूम में फॉर्मूला भी निकाला था, उसकी वैल्यू भी निकाली थी, विच इज़ वेरी क्लोज टू द रियल वैल्यू। तो ये सारे फिनोमेना वेव मॉडल से एक्सप्लेन हुए थे। तो वेव मॉडल काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी एक्सेप्टेंस मिली थी वेव मॉडल को। फाइनली वेव मॉडल में प्रॉब्लम तब आई जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने काउंटरेक्ट किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे हमें दोबारा से पार्टिकल मॉडल को भी लेके आना पड़ा। और क्योंकि वेव मॉडल हमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वेव मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हमें फाइनली डुअल नेचर एक्सेप्ट करना पड़ा कि लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करती है, यानी लाइट कभी कभी वेव की तरह और कभी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। तो फाइनली अभी हम डुअल नेचर लाइट का एक्सेप्ट करते हैं। लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करती है, ना वो कम्प्लीटली हमेशा वेव मॉडल की तरह बिहेव करती है, ना कम्प्लीटली हमेशा पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट दिस accepted theory of Huygens. So next topic is Huygens principle. ओके, पहले मैं हाइगन्स प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है पूरा मैं वो समझा देता हूँ, उसके बाद इसको और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। हाइगन्स थ्योरी इज़ एसेंशियली बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ये पूरी जो थ्योरी है वो ज्योमेट्री पे बेस्ड है, दैट अलाउज अस टू डिटरमाइन द शेप ऑफ वेव फ्रंट एट एनी टाइम। वेव फ्रंट का मतलब होता है एक लोकस यानी एक प्लेन
जहाँ पे सारी वेव्स के जो पार्टिकल्स हैं, वेव्स के जो पॉइंट्स हैं, वो सेम फेज में होते हैं. इफ़ द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट एन अर्लियर टाइम इज़ नोन, तो हम आगे भी उसका शेप कहीं पर भी बता सकते हैं. अगर हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर टाइम पे वेव फ्रंट का शेप पता है तो हम आगे उसका नेचर आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अ वेव फ्रंट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज. तो जो वेव फ्रंट होता है, इट इज़ प्लेन, अ लोकस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स आर इन सेम फेज. वहाँ पे जो सारे पॉइंट्स हैं वो लाइट के सोर्स की तरह काम करते हैं, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं, और वो सारे सेम फेज में होते हैं एक प्लेन के लिए. इट इज़ लाइक, अगर आपको इसको इमेजिन करना है तो इट इज़ लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर होते हैं, वैसे ही एक वेव फ्रंट पर सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम फेज में होते हैं. तो उसी तरह ये काइंडली वर्क करता है. तो मैं थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी. दिस थ्योरी is based on geometry and it explains that if we know the wavefront at any point, then we can predict the shape of wavefront on coming time. And a wavefront is basically a locus where all the points are in same phase. ओके, ये वेव फ्रंट का जो पूरा कंसेप्ट है अभी थोड़ा फेडेड होगा, अभी आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा. मैं डायग्राम से इसको अभी समझाऊंगा क्लियरली. और इन सेम फेज. ओके, तो सपोज हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है लाइट का. तो पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट्स निकलते हैं वो स्फेरिकल होते हैं. तो हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंसेस पर ये स्फेरिकल शेप बनेगा जो वेव फ्रंट की तरह काम करेगा. यहाँ से लाइट चारों तरफ बाहर निकल रही है. सो दीज आर वेव फ्रंट्स, और ये पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल शेप में है. जैसे हमने फिर से अगेन इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में. वहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती थी वो डिफरेंट शेप के तरीके से आती थी. अगर पॉइंट चार्ज होता था तो वहाँ पे स्फेरिकल सरफेस बनती थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगर लाइन चार्ज होता था तो उसके लिए सिलेंड्रिकल स्फेरिकल सरफेस बनती थी, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती थी. अगर सरफेस चार्ज होता था, प्लेट चार्ज होता था, तो उसके लिए प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती थी. तो यहाँ पर भी ऐसा ही है. अगर पॉइंट सोर्स है तो उसके लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा. ये स्फेरिकल वेव फ्रंट का एग्जाम्पल है. और अगर हमारे पास लाइन सोर्स होगा लाइट का तो वहाँ पर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगी. और अगर हमारे पास लाइट का सरफेस शेप होगा तो वहाँ पे प्लेन टाइप का वेव फ्रंट बनेगा. एंड वन मोर थिंग, अगर हम बहुत ज़्यादा हाई डिस्टेंस पर जाएँ, ज़्यादा डिस्टेंस पर जाएँ, तो ये सारे सरफेसेज जो हैं वो ऑलमोस्ट प्लेन वेव फ्रंट्स बन जाते हैं. सो एट लार्ज डिस्टेंसेज all curved wavefronts practically become plane wavefronts, बिकॉज जैसे जैसे ये दूर जाएंगे इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जाएगा. एंड एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेज रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा.
और इन्फिनिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि प्लेन सरफेस बनेगी वहाँ पे, यानी यहाँ पे जो वेव फ्रंट्स बनेंगे दोज विल बी प्लेन। और प्लेन वेव फ्रंट्स का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो रेज जाएंगी, लाइट रेज जाएंगी, वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के, जबकि यहाँ पे जो लाइट रेज जा रही हैं वो डाइवर्जेंट लाइट रेज हैं। सो एट वेरी हाई लार्ज डिस्टेंसेस these fronts will be parallel, sorry, plane. प्लेन वेव फ्रंट्स। ओके, सो ये बेसिक है हाइगन्स के प्रिंसिपल का। बेसिकली हमें ज्योमेट्री को यूज़ करके लाइट के वर्किंग को समझाना है, तो वेव फ्रंट इसमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट इज़ अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस या सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट पे हर पॉइंट जो है वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है, फिर वहाँ से और वेव फ्रंट्स निकलते हैं जिनको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बोलेंगे। सो अकॉर्डिंग टू Huygens principle, each point on a wavefront is a source of secondary disturbance or basically secondary wavefronts. And the wavelets emanating from these points spread out in all the direction with the speed of wave. तो मैं डायग्राम से बेसिकली इसको समझा देता हूँ। सपोज हमारे पास ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ से ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं। मैंने इस पर्टिकुलर वेव फ्रंट को यहाँ पे ले लिया सपोज। सो इस पर्टिकुलर वेव फ्रंट पे जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्सेज की तरह काम करेंगे, तो वहाँ से फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे जो आगे ट्रांसफ़र होंगे सिमिलरली। So these are secondary sources and these are secondary wave fronts. Secondary wave fronts. ओके और इस तरह से ये जो वेव फ्रंट्स हैं वो आगे फॉरवर्ड प्रोपिगेट करते रहते हैं लाइट के साथ। यही बेसिकली लाइट है, ये वेव नेचर है लाइट का। नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक है हाइगन प्रिंसिपल का जो ड्रॉबैक है वो इसके देखने हमें यहाँ पे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ड्रॉबैक ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। सो थ्रू the जो हाइगन प्रिंसिपल है, इट कुड वेरी वेल एक्सप्लेन द वेरियस फिनोमेना which were unexplainable by corpuscular model, but it had one major drawback. As we draw the wavefront suggested by Huygens, we also obtain a back wavefront which is not actually present. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब आप वेव फ्रंट बनाओगे तो वेव फ्रंट पूरे स्पेस में प्रेजेंट है, आगे भी हैं और पीछे भी हैं, लेकिन लाइट एक्चुअली आगे ट्रेवल कर रही है, वो पीछे ट्रेवल नहीं कर रही। तो आगे वाले जो वेव फ्रंट हैं वो तो समझ में आते हैं, लेकिन पीछे जो वेव फ्रंट बचे हुए हैं उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा वो हाइगन के प्रिंसिपल ने नहीं बताया। इसमें हाइगन ने ये लॉजिक दिया था कि पीछे वाले वेव फ्रंट जो है उनको हमें काउंट नहीं करना है, सिर्फ आगे वाले वेव फ्रंट्स को काउंट करना है। तो उस तरह से उन्होंने ये इसको टैकल करने की कोशिश करी, बट फिर भी एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं मिला वहाँ पे। सो हाइगन प्रिंसिपल had one drawback, which was that the wave fronts suggested by Huygens were also obtained a back wavefront.
a back wave front which is not actually present, which is not actually present. सो ये इसका एक ड्रॉबैक था. और आगे जाके जैसे मैंने पहले बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, वो भी वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकता. सो नेक्स्ट ऑल्सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. So these were the drawbacks of Huygens wave model or Huygens principle. Next